हेलो गाइस एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टडी करेंगे कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी। मेरी स्ट्रैटेजी से जो भी मैंने सीडीएस एग्ज़ाम्स के लिए बताई है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से रिलेट करके पढ़ाई करो, तो इन दैट वे यू कैन कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम सीडीएस एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज उन कुछ जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशंस हुए थे जिनका बैकग्राउंड हमें पॉलिटी से पढ़ना है, उन कॉन्सेप्ट्स को आई विल बी टेलिंग यू। आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ हमारे डिफेंस मीडिया ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, बैचेस को आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, दैट यू विल गेट। और इस वीडियो में मैंने सबसे पहले कुछ 5 to 6 इम्पॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए हैं, पढ़ाए हैं, जो कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि यहाँ पे जो फ्रेशर्स होंगे जो सीडीएस एग्जाम को अपियर कर रहे हैं, दे विल गेट अ फेयर आइडिया कि एग्जाम में आपको किस लेवल के क्वेश्चन अपियर करने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये पूरा पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड डिफेंस मेनिया ऐप। वी विल डायरेक्टली ऐड यू टू द बैचेस, जिसके स्टडी मटेरियल में जाके आपको ये मिल जाएगा। एंड माइंड यू, जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स है इस पर्टिकुलर सीडीएस के लिए, दैट यू विल फाइंड देयर। ओके, आपको सारी वीडियोज़ नहीं मिलेंगी, ओनली इम्पॉर्टेंट कुछ जो 2-3 दिन में पढ़ी जा सकती हैं सीडीएस के लिए, आपको वही मिलेगी वहाँ पे। और कंप्लीट अगर डिटेल में आप नेक्स्ट सीरीज के लिए पढ़ना चाहते हो तो आपको कोर्सेस में एनरोल करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर कोर्सेस on Defense Mania app for further studies. Now we will begin our course straight. सबसे पहले सरना ट्राइबल्स के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आते हैं अबाउट ट्राइब्स, अबाउट ट्राइबल पीपल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक होता है यूपीएससी का। तो दिस हैज़ बिन इन न्यूज़, तो हमें पता होना चाहिए कि सरना जो ट्राइब है वहाँ वो कहाँ लाई करती है। इट इज़ इन झारखंड। ठीक है, इट इज़ इन झारखंड। और आई विल सजेस्ट कि आप अपनी नोट्स लेकर बैठो, जो भी मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ ना उसको नोट डाउन करो। जो भी मैं कह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बुक्स से जाके पढ़ो, गूगल से जाके पढ़ो। ठीक है, उसको इन डिटेल भी पढ़ना। आई होप वहीं से क्वेश्चंस अगर उठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, और एक था पथलगाड़ी मूवमेंट। पथलगाड़ी मूवमेंट भी कहाँ से एसोसिएटेड है? झारखंड से। ठीक है, इसके साथ आप क्या स्टडी करोगे? 5th शेड्यूल। देखो, शेड्यूल सारे ही इंपॉर्टेंट है। कितने शेड्यूल होते हैं? हमारे पॉलिटी वाले बच्चे अच्छे से आंसर करेंगे इस चीज़ को। 12 शेड्यूल्स होते हैं और हर बार एग्जाम में एक शेड्यूल तो पूछा ही जाता है। स्पेशली 5 और 6 वाला जो शेड्यूल है वो तो हर बार ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें पथलगाड़ी मूवमेंट से एसोसिएटेड है 5th शेड्यूल। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे, इसको आप स्टडी कर लेना, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है फार्मर्स बिल। आप कुछ महीनों से देख रहे होंगे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली बॉर्डर्स पे फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, इट हैज़ बिन इन न्यूज़ फॉर सो लॉन्ग। तो आपको ये जो 3 लॉज हैं, बिल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आई हैव नोटेड इट डाउन यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, दिस इज प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन, सेल एंड मार्केटिंग। देखो, बहुत लंबा है, आई विल बी टेलिंग यू कीवर्ड्स यहाँ पे। ये सारी पीडीएफ डोंट वरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप देख के पढ़ लेना उसे, डोंट वरी, अभी आराम से सुनो। ओपन जैप एग्रीकल्चरल आउटसाइड नोटिफाइड एग्रीकल्चरल। आपको एपीएमसी का फुल फॉर्म इस बार पूछा जा सकता है, क्या है? देखो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ठीक है, मंडीज फॉर फार्मर्स। इन्होंने इंटर स्टेट ट्रेड है ना, उसके बैरियर्स को रिमूव कर दिया है। पहले ऐसा था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट फार्मर्स नहीं जा पाते थे टू सेल देयर ओन क्रॉप्स, अब वो बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया है। इसके अंतर्गत इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। देखो, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की बात की गई है। इट प्रोहिबिट्स स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग मार्केट फ़ी। देखो, इसीलिए इशू हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये फाइट चल रही है। अभी तक जो एग्रीकल्चर, ये एपीएमसी सब है,
वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती थी। ठीक है, इसी के साथ आप क्या स्टडी करोगे, आप 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। ठीक है, तो आप इसको स्टडी करोगे। 7 शेड्यूल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एपीएमसी आज तक आता था स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और उन्हीं को सारी फीस मिलती थी, बट नाउ दे हैव प्रोहिबिटेड स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग मार्केट फीस, सेस, लेवाई for trade outside APMC markets. This was the problem. ठीक है, इसको आप अच्छे से स्टडी करोगे। सेकेंड वॉज फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, ऑर्डिनेंस रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसको आप शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जान सकते हो। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर sale and purchase of farm produce. The mutually agreed remunerative, ये बदल गया, the mutually agreed remunerative price framework envisages in legislation is touted as one that would protect and empower farmers. ठीक है, the written farming agreement entered into prior to the production. इसका मतलब क्या है, मतलब क्रॉप सो करने से पहले, क्रॉप उगाने से पहले ही एक रिटन एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, किसके बीच में, कंपनी के बीच में और फार्मर्स के बीच में। और रियोरिंग ऑफ एनी फार्म प्रोड्यूस, लिस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सप्लाई, क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड, सब कुछ पहले से हो जाता है। ठीक है सॉरी, इसको करने से पहले। ठीक है, और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। इनमें इन्होंने रिमूव कर दिया है सीरियल्स को, पल्सेस को, ऑयल सीड्स को, एडिबल ऑयल्स को, अनियंस को, पोटैटोज को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। द अमेंडमेंट विल डीरेगुलेट द प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फूड्स। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज थी, देखो कोरोना में भी क्या हुआ, पेंडेमिक के दौरान एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को चालू रखा था। ठीक है, अब इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ से हटा दिया गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आप देख सकते हो व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अलाउड रेगुलेशन। देखो अभी ये आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा है, जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे ना, कुछ ये देखो, ये है ना सुपर इंपॉर्टेंट 5 स्टार रेटिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप सॉल्व करके खुश हो जाओगे कि हाँ पहले से ऐसे पढ़ाई की होती ना तो CDS वुड बी केक वॉक फॉर यू। ठीक है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ड्यूरिंग वॉर, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज एंड नेचुरल कैलामिटी। ठीक है, while providing exemptions for exporters and processors at such time as well. ओके देखो ये ऐसी चीज़ है ना, मैं इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही समझा सकती हूँ। ग्रुप स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, एट वन टाइम आपने ये पढ़ लिया और एक बार रिवाइज कर लिया, दैट इज़ इट। फिर आपको ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ एनी स्टॉक लिमिट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मस्ट बी बेस्ड on price rise. A stock limit may imposed only if there is 100% increase in retail price of horticulture produce, 50% increase in retail price of non-perishable items. राइट देखो अब इसमें मैंने जो आपको बताया था इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ये तो हो गई न्यूज़ वाली बात, लेकिन एक्चुअल इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपसे यूपीएससी पूछ सकती है, इसमें आप आर्टिकल 246 को इम्पॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हो। इसमें क्या कहते हैं, इट एडॉप्ट्स 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पावर इज गिवन इन 3 लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। देखो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसको आप इसके सब्जेक्ट्स को एक बार रीड आउट कर लेना। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ फार्म बिल, इसमें जो टशल हो गया था ये आपको पूछा जा सकता है। उसी के साथ आंध्र प्रदेश वॉज अ न्यूज़ बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 डिफरेंट कैपिटल्स। आंध्र प्रदेश स्टेट के 3 डिफरेंट कैपिटल्स बन गए हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशियल कैपिटल। ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या तो 1 लाइनर MCQ में भी आ सकता है। आंध्र प्रदेश का आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, जिसको हम वाइजैग भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया था कि हमारा साउथ कोस्ट रेलवे इसका हेडक्वार्टर
खुला है, एक नया जोन खुला है, वो कहाँ पे खुला है? दैट इज़ इन विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेजिस्लेटिव कैपिटल है हमारा अमरावती और जुडिशियल है कुर्नूल में। ठीक है, ये 3 कैपिटल्स आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये 2 साल पहले सीडीएस ने पूछा था, दैट इज NHRC। आपने अगर मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देखी होगी, 10 डे स्ट्रैटेजी वीडियो, उसमें मैंने बोला था पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें एक ये सेंटेंस आएगा, तब आई विल बी टेलिंग यू। अगर आपने ये नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड विजिट दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, प्लीज़ गो एंड विजिट, आपको बहुत हेल्प करेगा वो। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो NHRC है, वो एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है। ठीक है, इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है कि वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी। अगर इसमें ऐसा लिखा होगा ना स्टेटमेंट नंबर 1 NHRC इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखो वो टाइम चला गया कि मैं आपको इतना बेसिक से समझाऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है और स्टैट्यूटरी क्या होता है। ठीक है, वो आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, वरना हम बहुत सारा टाइम यहाँ पे मिस ऑन कर जाएंगे। आपको बेसिक से पढ़ना है। देखो अभी आप फोकस रखो कि क्या कैसे आप कट ऑफ को निकालोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। बेटर यू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट CDS। अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड आउट कर लो, जो भी मैंने 10 डे स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है, और कट ऑफ निकालने के बारे में सोचो। एंड प्रॉमिस मी, जैसे ही ये CDS अगर आपका ख़त्म होता है ना, यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट CDS। ठीक है, इसके लिए वी हैव ऑल्सो मेड कोर्स जो कि वैलिड होगा, अभी से आप एनरोल कर सकते हो और वो वैलिड होगा CDS 2 तक। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो एंड प्रॉमिस मी यू विल डू वेल इन CDS 2 एज वेल। ठीक है, ये तो मैं तब की बात कर रही हूँ जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना। कीप योर जोश हाई, कीप योर स्पिरिट्स हाई। आई एम योर, आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट, डोंट वरी। ठीक है, जो भी आपको क्वेरीज हो रही हैं, वेदर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि स्टैट्यूटरी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, आप मुझसे पूछ सकते हो। डिफेंस मेनिया में एक चैट सेक्शन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। वेदर यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर एग्जाम अपीयरेंस, आप मुझसे बता सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। ठीक है, राइट। NHRC में क्या दिक्कत है? देखो, NHRC इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। देखो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये डायरेक्ट आपको कॉपी पेस्ट करके एग्जाम के क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। responsible for protection and promotion of human rights defined by acts as rights relating to life, liberty, equality, dignity of an individual guaranteed by constitution। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो किस लिए होता है? एक ह्यूमन के, एक उसके जो इंडिया है उसके सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। एंड NHRC इज़ वन ऑफ द बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यूटीज़ को पूरा करता है। ठीक है, ड्यूटीज़ को पूरा करता है। इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, या तो कोई भी जज होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। देखो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक छोटा सा सेंटेंस, बड़े से सेंटेंस में एक छोटी सी गलती पिन आउट कर ली होगी और आप उसको मिस ऑन कर जाओगे। ठीक है, तो रीड दिस वेरी वेरी केयरफुली। दूसरा, एक मेंबर होता है जो कि जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, या तो वो मेंबर होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। फिर 3 मेंबर्स और होते हैं, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन होती हैं वो विमेन होती हैं, और to be appointed from amongst the person having knowledge or practical experience in the matters of human right। कोई human right से belong करने वाले 3 लोग होने चाहिए और उसमें एटलीस्ट एक विमेन होनी चाहिए। फिर इन एडिशन द चेयरपर्सन्स ऑफ नेशनल कमीशन, मतलब जो NCSC है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड classes for protection and child rights, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज सर्व एज एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, आप इसको है ना लाइन बाय लाइन फॉर्म आप 1 2 3 ऐसे करोगे कि एक चेयरपर्सन होता है,
वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या तो होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो ऊपर से नीचे आओ, पहले सुप्रीम कोर्ट तक के लोग होंगे एज अ चेयरपर्सन, फिर होंगे हाई कोर्ट के लोग। यहाँ पे कहाँ है ना, या तो जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, या तो चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का। फिर उससे और नीचे जाओगे, 3 मेंबर्स होंगे किसके, क्या पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे हैं, है ना। ह्यूमन राइट्स के 3 लोग होंगे और उसमें एटलीस्ट 1 विमेन होनी चाहिए। फिर जितने भी नेशनल कमीशंस हैं उन सब के चेयरपर्सन होंगे जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? आप इसको अब एक और बार रीड करो, आई एम डैम श्योर आपके दिमाग में छप जाएगा। नेक्स्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो आप कुछ भी करो, प्रॉमिस मी इन सारे टॉपिक्स को वापस से रीड करके रिवाइज करके जाओगे। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जिसको कोई एक्ट या लॉ के थ्रू पास करके बनाया होता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। तो जिनका अभी डाउट था, मुझे फील हुआ कि आपको बता देना चाहिए, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। Constitutional authority responsible for administering election process in India at national and state level। जो कौन सा आर्टिकल इससे एसोसिएटेड होता है, ये होता है 3 to 4 आर्टिकल होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। द बॉडी एडमिनिस्टर्स इलेक्शन टू लोकसभा, राज्यसभा, State Legislative Assembly, State Legislative Council and offices of President and Vice President. This is extremely important। बहुत छोटा छोटा यहाँ पे लिखा है, बट ट्रस्ट मी ये सारे क्वेश्चन PYQ में आ चुके हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली LC मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए, प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। फिर चीफ एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैव सेम पावर एंड इमोल्यूमेंट्स, उनकी सैलरी, उनके सारे जो रेम्यूनरेशन होते हैं सब सेम होते हैं, विच इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। इनका जो सब कुछ इक्विवेलेंट कहाँ से होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। Right. In case of difference of opinion amongst the chief election commissioner and other 2 election commissioner, the matter is decided by commission by a majority। मतलब चीफ कमिश्नर साहब कुछ और कह रहे हैं, बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कुछ अलग कह रहे हैं। उनमें अगर डिस्प्यूट हुआ, मतभेद हुआ, तो क्या करेंगे, तो डिसीजन लिया जाएगा मेजॉरिटी से। 3 लोग हैं, ठीक है, जो 2 लोग जो कह रहे होंगे वो सही हो जाएगा, ठीक है, 2 लोग कह रहे होंगे वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन्ड है, बट आपको पता होना चाहिए कि नहीं है। हमें क्या लगता है कि हाँ यार मेंशन तो होगी, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा देश चल रहा है, इस पे इलेक्शन कमिश्नर की तो क्वालिफिकेशन लिखी होगी, बट नो, नहीं लिखी है, ठीक है, नहीं लिखी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट्स। मतलब इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर हो जाते हैं वो कभी भी अगर कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, ठीक है, इन वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म वो नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, उनको अपने ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता, except in the same manner and same ground as सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस को। देखो इनका पूरा ही इक्विवेलेंट है किससे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। इनको सैलरी भी उतनी मिलती है और उनको अपने ऑफिस से भी निकाला कैसे जाएगा, ऑन द सेम बेसिस, ऑन द सेम फॉर्मूला जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाला जाता है। देखो ये न्यूज़ में था। अब गो टू माय 10 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो, उसमें मैंने कहा है ना, कि पोर्टफोलियोज आप पढ़ लेना। पोर्टफोलियोज में मैंने मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट जजेस, आया ना उसका क्वेश्चन, है ना, आया ना, तो आई वॉज वेरी राइट। आप उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाओगे। ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस अंटिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट दो ही इज अपॉइंटेड बाई हिम। मतलब
अपॉइंट इनको कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। किसको? इलेक्शन कमिश्नर को। ये भी क्वेश्चन हमें पता चल गया, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट, इनका टेन्योर, ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। देखो, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन ये इनके प्लेजर में काम नहीं करते। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। बट नाउ मैंने इसको पिन पॉइंट कर दिया है तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। नेक्स्ट, द सर्विस कंडीशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वैरिड टू इट्स डिसएडवांटेज। मतलब जो भी इनके सर्विस कंडीशन होते हैं, जैसे आज उनको 1 लाख रुपए का सैलरी अप्रूव्ड है, लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस आए कि उनकी सैलरी को घटा देना है, बट उनकी सैलरी नहीं घटेगी जब तक, मतलब 2 साल की सर्विस ये दे चुके हैं, 3 साल बाकी हैं, तो 3 साल वही पुरानी सैलरी चलेगी उनकी, कम नहीं होगी। जो नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर होंगे ना, उनकी जो सैलरी डिसाइडेड है वो उससे स्टार्ट होगी। लेकिन अगर सैलरी बढ़ा दी गई है ना, 1 लाख से 2 लाख कर दी है, तो बिल्कुल इनकी बढ़ सकती है। मतलब जो डिसएडवांटेज है ना, वो लागू नहीं पड़ेंगे, एडवांटेज बिल्कुल लागू पड़ सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज बिल्कुल लागू पड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, चलो बताओ। नेक्स्ट है इनके अपॉइंटमेंट। अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्या अभी अभी हमने डिस्कस किया, ऑफिस इज हेल्ड बाय हिम, 6 years का टेन्योर होता है, या तो 65 years तक का होता है। नंबर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नंबर को याद रखोगे, या वो 65 साल के हो जाएंगे या तो 6 साल की सर्विस दे चुके होंगे। जो भी चीज़ पहले हो जाए वो उनका टेन्योर होगा, ठीक है। दे कैन बी रिमूव्ड और कैन रिजाइन एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी। उनको रिमूव कैसे किया जाएगा? सेम तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। यहाँ पे रिमूव मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आप अपने PDF से खुद इसको रीड आउट कर लोगे, ठीक है। फंक्शंस एंड पावर मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, यू विल गो थ्रू इट, इसको बस आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है। फंक्शंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, देखो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन यहाँ पे न्यूज़ में था क्योंकि अभी अभी ये इनको अपॉइंट किया गया है। यशवर्धन कुमार सिन्हा has been sworn in as new Chief Information Commissioner of India by President। इससे हमें पता चलता है जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, CIC, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और अभी कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। ये अगेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये अगेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं, जो CIC होते हैं ना, दे हैव बिन एग्जिस्टेड बाय 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। इनके अंडर में 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, और वो 5 साल तक इनका टेन्योर होता है, ठीक है। 5 साल तक होते हैं, और ये सेम, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये जब रिटायर हो जाते हैं उनके बाद इनकी कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं लगती है। इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं, देखो इसी तरह आपको सारे सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। आई एम रियली सॉरी कि मेरा थोड़ा डिसकंटेंट बीच में आ रहा है, बट आई रियली वांट कि इस CDS तक ऐसा कोई एक्सक्यूज़ ना चले, मेरा कोई बहाना ना चले। आई वांट कि मैं जितना इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं, जितना जल्दी करूं, उतना आपका फ़ायदा हो, आपके कुछ मार्क्स और बढ़ जाएं, ठीक है। तो आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। नेक्स्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस जो इनके होते हैं, दे शॉल बी सेम एज व्हाट? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी अभी हमने पढ़ा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी सैलरी अलाउंसेस सेम होती हैं। इनको भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंप्राइजेज ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन से करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM। इनकी जो कमिटी होती है उनके रिकमेंडेशन से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंक्वायरी ऑफ कंप्लेन द कमीशन में एग्जामिन एनी रिकॉर्ड विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ये तो इनका काम हो गया, ठीक है। ये इनका काम हो गया। एंड देन while inquiring commission has power of civil court। इनका पावर किसके इक्विवेलेंट होता है? सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, राइट। ये यहाँ पे रिपीटिशन ही है थोड़ा सा, ओके। अब हम डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चंस पे।
कहाँ पे आएंगे, क्वेश्चंस पे। लेट्स सी कि आप कितने क्वेश्चंस इसको आंसर कर पाओगे। देखो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे बाहर तक क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप उसको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को आप जान सको। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेजिस्लेटिव काउंसिल of a state in India can be larger in size than half of legislative assembly of that particular state। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो। क्यों सही नहीं है? देखो, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट जो होता है इज फिक्स्ड एट व्हाट, 1/3। 1/3 ऑफ व्हाट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। देखो अगर आपको ब्रश अप करना है ना, मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती हूँ, अगेन आई एम सेइंग दैट आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग, बट देखो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि लोकसभा के इक्विवेलेंट होती है, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जो राज्यसभा के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो 1/3 होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। और मिनिमम स्ट्रेंथ उनकी होती है 40। ये क्वेश्चन आया था 2019 के सीडीएस एग्जाम में, ठीक है। 40 मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम कितने हो जाते हैं, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इट मीन्स दैट साइज ऑफ काउंसिल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ असेंबली, ठीक है, साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। क्या ये बात सही है? देखो जो चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो कि स्टेट में होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू राज्यसभा, इज इलेक्टेड बाय काउंसिल इटसेल्फ। वो काउंसिल से ही इलेक्ट होते हैं। उनके जो मेंबर्स होते हैं वो ही अपने आप में जो चेयरमैन होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, और गवर्नर नहीं करते इनको सिलेक्ट। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया होगा। सी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आई एम फीलिंग रियली वेरी हैप्पी कि मैंने अपनी बुक में जो मैंने बुक लिखी है और जो सर ने पॉलिटी पढ़ाई है हमारे कोर्स में, अगर जिन्होंने एक बार वो सुन भी लिया होगा ना, दे विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आई एम एबल टू प्रोवाइड दैट कंटेंट। कोई बात नहीं, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे। थर्ड स्टेटमेंट इज, स्टेट असेंबली कैन एबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएट इट ऑन इट्स ओन। क्या ये बात सही है? स्टेट असेंबली एबॉलिश कर सकती है स्टेट काउंसिल को? बिल्कुल नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कैन एबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएट इट, ये पार्लियामेंट के पावर्स में आता है, ठीक है। पार्लियामेंट उसको बना भी सकती है, उसको बिगाड़ भी सकती है, ठीक है। इफ स्टेट असेंबली ऑफ कंसर्न स्टेट पासेस अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, स्टेट असेंबली सिर्फ एक रिजोल्यूशन पास करेगी, फिर पार्लियामेंट को जो लगे ठीक वो सही होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट पूछा है। देखो बिगेस्ट ग्राउंड, हम यहाँ पे करेक्ट ढूंढने में लग जाते हैं, इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे तो सारे इनकरेक्ट हैं, है ना। यहाँ पे तो सारे ही क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। इन केस आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को वापस देख लेना, इसको पढ़ लेना, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैंने आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में भी यहाँ पे पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ रीड इट, दीज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप इसको रीड आउट करोगे, ठीक है, इसको आप रीड आउट करोगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 इज जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमिटी। कमिटीज़ के क्वेश्चन आते हैं ऑफन सीन इन न्यूज़। ये किसके बारे में है? क्या ये रिव्यू ऑफ रेवेन्यू शॉर्टफॉल इन जीएसटी के बारे में है? क्या ये डेटा प्रोटेक्शन के बारे में है? क्या ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ये लोकपाल के बारे में? लेट मी टेल यू द करेक्ट ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये है डेटा प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन, उनके कुछ रिकमेंडेशंस मैं आपको बता दूं। रिकमेंडेशन है कि क्रिटिकल पर्सनल डेटा ऑफ इंडियन सिटीजन बी प्रोसेस्ड इन इंडिया। जो पर्सनल डेटा होगा इंडियन सिटीजन्स का, वो सिर्फ इंडिया में ही प्रोसेस होगा, कहीं और नहीं होगा, ठीक है, कहीं और नहीं होगा। और द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई कैटेगरीज ऑफ ऑल पर्सनल डेटा दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्रिटिकल। यहाँ पे क्रिटिकल की डेफिनेशन भी दी गई है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रखा है, आप इसको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा, राइट। इट इज़ अबाउट व्हाट, डेटा प्रोटेक्शन, राइट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन, दिस इज द फॉर्मेट। देखो अगर आप फ्रेशर हो, आपको सीडीएस का पैटर्न नहीं पता, तो इसी तरह आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ज़्यादातर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज सुप्रीम कोर्ट जज होल्ड्स द ऑफिस टिल एज ऑफ 62, टिल द एज ऑफ 62। क्या ये बात सही है? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने वापस से कहा था सुप्रीम कोर्ट जजेस अपनी 10 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो में कि इसको पढ़ लो, नहीं। देखो आपने, देखो दिस इज द हिंट, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा ना, गो थ्रू दैट वीडियो। जो भी टॉपिक्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं ना, रीड एवरीथिंग अबाउट इट। आप ज़रूरी नहीं है, अगर आप डिफेंस मीडिया से नहीं पढ़ना चाहते हो, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कहीं से भी पढ़ो ना, जहाँ से आपको समझ में आता है। इतना अगर डिफेंस मीडिया ने बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाया है, अगर आपको कहीं और से भी पढ़ना है ना, आप पढ़ सकते हो, बट इसको पढ़ के ज़रूर जाना, ठीक है। बहुत भला हो जाएगा आपका। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उनकी एज 62 तक नहीं होती, 65 तक होती है, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट आपको पूछ लिया जाएगा ना, हाई कोर्ट के जजेस की एज होती है 62, ठीक है, 62 होती है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एसी जज कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। क्या ये सही है? नो, मिसबिहेवियर पे तो होता है, लेकिन एक और चीज़ होती है इनकेपेसिटी, ठीक है, इनकेपेसिटी। ये सारे टर्म्स हमारे एजुकेटर ने पढ़ा रखे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको मिसबिहेवियर प्लस इनकेपेसिटी के टर्म्स पे रिमूव किया जा सकता है, मतलब ये भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, एक भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2। यहाँ पे मैंने पूरा आपको ये दिया है, आप इसको रीड आउट करोगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो you'll गेट थ्रू इट। यहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट की सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के टेन्योर, उनका सब कुछ, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यहाँ पे कौन से पार्ट की बात चल रही है? पार्ट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये पार्ट नंबर 4 है? दिस इज पार्ट 4A, ठीक है, दिस इज पार्ट 4A, वॉज नॉट एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अगेन मैंने कहा था कि आपको अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, है ना। देखो जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 हियर इज to secure opportunities for healthy development of children, that is article 39, 39A, 43A और 38। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या ऐड नहीं किया गया था? देखो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, मैंने यहाँ पे है ना पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है अबाउट डीपीएसपी। मैंने सारे फीचर्स आपको बता रखे हैं, आपको आर्टिकल्स बता रखे हैं, ठीक है, कौन कौन से 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, यहाँ पे मैंने सब लिखा है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू गो थ्रू इट एंड कॉमेंट द राइट आंसर। आपको पता है तो आप उसको प्लीज़ कॉमेंट डाउन करो। आई वॉन्ट टू सी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें से आपका आउटपुट कितना निकल रहा है, ठीक है। नो डाउट, कोई बात नहीं। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो, उसको रीड आउट करना चाहते हो, रीड आउट करो, गेट बैक टू दिस क्वेश्चन, सॉल्व करके आंसर लिखो, ठीक है, सॉल्व करके आप कमेंट करोगे आंसर को, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी अभी हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत आराम से। स्टेटमेंट नंबर 1 इज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शॉल बी मेड बाय प्रेसिडेंट। यस, अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज election commissioner have equal powers and receive equal salary allowances and other prerequisites which are similar to those of judges of supreme court। बिल्कुल सही बात है, अभी अभी हमने पढ़ा सैलरी प्लस उनका जो रिमूवल होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा है। हमें देखो हमेशा ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, ठीक है, जोश जोश में मत कर देना कि आंसर आता है, आंसर आता है, आता होगा फिर भी गलत नहीं करके आना है। करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो दोनों ही करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वापस से आई हैव लिस्टेड डाउन अबाउट इलेक्शन कमीशन, तो आप इसको क्या करोगे? पढ़ लोगे।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। मतलब एनसीबीसी पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनसीबीसी पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या हमारे पॉलिटी में हमने एनसीबीसी टाइप कुछ पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, तो ये है, बिल्कुल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। ठीक है। Okay, next, it has power to examine complaints regarding inclusion and exclusion of groups within backward classes and advise central government in this regard. बिल्कुल, वो किन किन ग्रुप्स को एनसीबीसी में ऐड करना है या रिमूव करना है, इनका ये राइट होता है, और ये एडवाइस भी कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इनके रिमूवल के बारे में, किसी ग्रुप के एडिशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमें करेक्ट ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा, सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आप वापस एक्सप्लेनेशन गो थ्रू कर सकते हो पीडीएफ से। ठीक है, पीडीएफ से आप गो थ्रू कर सकते हो, पीडीएफ आपको वहीं ऐप पे मिल जाएगा बैचेस में जाके, तो यू नीड नॉट टू वरी। ओके, देखो, आपको अगर ऐसा भी लगता है ना कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं एंड यू वांट टू रीड इट आउट, तो आप कोर्स में जाके, आपको दैट इज़ द प्रीमियम कोर्स, आप स्टोर सेक्शन में जाके देख सकते हो। यू कैन टेक दैट कोर्स, आप अपने कॉन्सेप्ट क्विकली वहाँ से रीड आउट कर सकते हो और इस सीडीएस एग्ज़ाम को पास करोगे। इस सीडीएस एग्ज़ाम को पास करके फिर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इन डिटेल पढ़ोगे, क्योंकि उन सारे कोर्सेज की वैलिडिटी है सीडीएस 2 तक। सीडीएस 2 तक आपके वो सारे कोर्सेज चलते रहेंगे विदाउट एनी हजल, कुछ भी आपको पेमेंट किए बिना चलते रहेंगे। तो आप उन डिटेल को इन डिटेल सीडीएस 1 के बारे में बात पढ़ सकते हो, बट टिल नाउ सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उठाकर आप चाहे तो उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये क्या है? ये मिनिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? बिल्कुल आते हैं। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट मेनली फोकसेज ऑन इंश्योरिंग यूज ऑफ टॉयलेट्स बिसाइड देयर कंस्ट्रक्शन, ये भी सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमें करेक्ट ही पूछा है, तो यहाँ पे बोथ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा बोथ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स के आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, आपको स्वच्छ ग्रामीण मिशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमारा आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 इन न्यूज़, ये किससे रिलेटेड है? सबको पता है। देखो, आर्टिकल 35 और 370 किससे रिलेटेड है? एब्रोगेशन ऑफ 370 वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट इज़ रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इट एम्पावर्स जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंट्स। ठीक है, परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट को डिफाइन करते थे वो। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमारा ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इंडियन स्टेट इज गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उसका एग्जिस्टेंस इंडियन स्टेट गारंटी करता है? नो, नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता इसको। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स, ऑल्टर एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स बाय लॉ पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। नहीं, ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट बिल्कुल पास कर सकता है, बट नॉट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट, यहाँ पे तो दोनों ही गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यू विल रीड आउट की गलती कहाँ पे है। ठीक है, यू विल रीड आउट की गलती कहाँ पे है। विल क्विकली गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्वीप रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट? देखो, स्वीप का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, इट इज़ रिलेटेड टू सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है? ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। किसके लिए? वोटर के एजुकेशन के लिए। अब तक आपको सही आंसर पता चल गया, वोटर एजुकेशन। ठीक है, इसको आप और डिटेल में यहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, राइट। पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? एज आई सेड, डिफेंस मेनिया ऐप पे यू कैन टेक दिस पीडीएफ ओनली इन डिटेल। तो आपको देखो कोर्सेस में जाके लेना है। यू कैन चेक आउट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसाइज मटीरियल। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर पॉलिटी टुडे। होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो
तो आप इसको लाइक कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो पोस्ट डाउट्स एंड आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो टेल अस कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम तरीके से आपको हेल्प आउट कर सके, आपका एग्ज़ाम क्लियर करा सके. यू कैन ऑल्सो हेल्प अस आउट कि हम आपकी कैसे मदद करें. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू एंड जय हिंद. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन.